Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 8, that is the D and F block element, and topic for today is the properties of the D and F block element, जिसमें से हमने कुछ properties पहले की थी और आज हम कर रहे हैं that is the formation of colored ion, magnetic property, tendency to form complexes, catalytic property. इसके अलावा और भी हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर क्या मिलती हैं, कलर्ड फॉर्म में मिलती हैं इन देयर सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन देयर सॉल्यूशंस. Most of the compound of transition metal are colored in solid form as well as in their solution form, which is attributed to the DD transition as explained in the crystal field theory. आपको याद होगा क्लास 12th के अंदर ही जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हमने एक थ्योरी की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इसके अलावा जो क्या लेते थे हम मेनली कलर, उस कलर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज़ किया था. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो कलर है उसका मेन रीज़न होता था डी ट्रांजिशन. उसके पीछे क्या रीज़न होता था कि वेन एवर ए लिगेंड अप्रोचेस टू द सेंट्रल मेटल, जब भी कोई लिगेंड मेटल के पास पहुंचता है तो वो उसको क्या करता था, जो डी ऑर्बिटल थी उसको दो लेवल में स्प्लिट कर देता था, एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल से जब अपर लेवल पे जाता है तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिसको वो रेडिएट करता था इन फॉर्म ऑफ विजिबल रीजन. तो जो मेन रीजन होता था क्या कि जो डी ट्रांजिशन है, वैसे तो हम लेते हैं अगर डी ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट किस में चले जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर हम बोलते थे कि जो लिगेंड्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल है दो अलग अलग लेवल में स्प्लिट हो जाती है. एक होता था T2G लेवल और एक होता था EG. तो T2G लोअर लेवल है और EG अपर लेवल है. तो एक इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी या जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ विजिबल रीजन, जो मेन कॉज होता था किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कि वाई इट विल प्रोड्यूसेस कलर कंपाउंड. दैट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d14s2. लेकिन अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम विल शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं. अगर स्कैंडियम +3 में है तो इसका मतलब जो डी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है और डी ट्रांजिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो स्कैंडियम के सोल्ट हैं वो क्या होंगे, कलरलेस. लेकिन अगर हम टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +4 दोनों में आपको अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा. टाइटेनियम +3 इज द कलर्ड. वाई? क्योंकि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d24s2 है, तो उसमें से अगर हम +3 की ऑक्सीजन स्टेट में चेक करें तो डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी ट्रांजिशन. दैट्स वाई द टाइटेनियम इन +3 इज कलर्ड एंड इट विल गिव द पर्पल कलर. ऐसे टाइटेनियम +4 जो है वो कलरलेस है. अगेन सेम रीजन, क्योंकि जो टाइटेनियम है वो क्या हो गई, +4 में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और डी ट्रांजिशन नहीं होगी. अगर डी ट्रांजिशन नहीं है तो कोई कलर नहीं है. अगर हम वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है अगर उसमें चेक करें तो आप नोट करेंगे सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या कर सकते हैं, लोअर लेवल से अपर लेवल पर जंप कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या करेंगे, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट वन, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर विल शो द +1 एज वेल एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन कॉपर +1 इट्स सॉल्ट्स आर कलरलेस. अगेन द सेम रीजन, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर इज 3d10-4s1. 3d10-4s1 में से अगर हम +1 को लेते हैं तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है. अगर वो कंप्लीटली फिल्ड होगी तो जो डी ट्रांजिशन है दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई इट इज कलरलेस. लेकिन अगर हम कॉपर +2 की बात करें तो देयर आर द 3d9 कॉन्फ़िगरेशन. तो एक क्या है, इलेक्ट्रॉन या एक स्पेस क्या है, वैकेंट है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर लेवल से अपर लेवल पर जा सकता है. दैट्स वाई कॉपर +2 विल गिव ब्लू कलर. अगर क्वेश्चन आता है जिंक 2+ हमेशा कलरलेस क्यों रहता है, क्योंकि जिंक हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जिसमें डी ऑर्बिटल क्या होगी, कंप्लीटली फिल्ड. दैट्स वाई द सॉल्ट ऑफ द जिंक आर ऑलवेज कलरलेस. ये तो हो गई कलर की बात. अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट विल शो द पैरामैग्नेटिक करेक्टर. जैसे कि आपको याद होगा दो तरह के करेक्टर लेते हैं हम, एक होता है डायामैग्नेटिक
और एक होता है पैरामैग्नेटिक। सबसे पहले अगर हम डायामैग्नेटिक की बात करें तो डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है, जिस भी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगी, पेयर्ड होंगे सभी के सभी, तो वो क्या होती है, डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर एक भी अनपेयर्ड आ जाएगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो स्कैंडियम से स्टार्ट करके अगर हम जाते हैं तो आप नोट करेंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4, फिर 5 के बाद अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, 4 3 2 1 एंड लास्ट में क्या हो जाएंगे, 0। तो इसका मतलब जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, और स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला मेंबर आप नोट करेंगे, इट विल शो द डायामैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो डायामैग्नेटिक है उसके करेक्टर अगर हम देखें तो बहुत फ्यू एलिमेंट दिखाने वाले हैं, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले। जैसे जिंक है तो जिंक क्या दिखाएगा, डायामैग्नेटिक करेक्टर। कॉपर अगर +1 में है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक, लेकिन अगर +2 में चेक करेंगे तो दैट विल बिकम पैरामैग्नेटिक। ऐसे स्कैंडियम +3 क्या होगा, दैट विल बिकम डायामैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फार्मूला म्यू =√n×n+2 BM, BM स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेटोन, और n क्या है यहाँ पर, n विल रिप्रेजेंट हियर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी किया था, अगर आपको याद हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें किसकी, जो उसकी शेप है उसमें हेल्प करते हैं, वो बताने में हेल्प करते हैं कि वेदर इट इज़ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको याद होगा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले, तो उसमें अगर आपने नोट किया हो तो दीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही बताता था अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो उसको वीकली अट्रैक्ट करता है, दैट विल बी द पैरामैग्नेटिक, और अगर वीकली रिपेल करता है तो दैट विल बी द डायामैग्नेटिक। तो उससे हम पता लगा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर किसी का बोहर मैग्नेटोन अगर हम निकालते हैं यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट, तो उस केस में अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से हम उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं विच वन इज वीकली पैरामैग्नेटिक एंड विच वन इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस which is also known as coordination compound. Transition elements have a high tendency to form complexes or coordination compound due to the small size of the atom and ion, high nuclear charge and availability of the d orbital to accept the lone pair of from their ligand. अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेन रीजन है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वो ज़्यादातर डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल होती है तो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लोन पेयर, वो लोन पेयर इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर डी ऑर्बिटल। दूसरा अगर हम बात करें इसका जो साइज है स्मॉल होता है और दूसरा इसकी हाई न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उस पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये ज़्यादा पेयर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। और कहाँ अट्रैक्ट करेगा, डी ऑर्बिटल के अंदर। दैट्स वाई दीज हैव द मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विच वन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अगर हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो दीज आर द गुड कैटलिस्ट यूज्ड इन द वेरियस रिएक्शन। आपने देखा होगा मोस्टली हम क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूमिंग इन इट। तो खुद कंज्यूम हुए बिना रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं, उसका रीजन आपको ऑलरेडी पढ़ा है आपने सरफेस केमिस्ट्री में। जब कैटलिस्ट का मैकेनिज्म होता था तो वहाँ पर हेट्रोजीनियस कैटलिसिस हमने किया, उसके 5 स्टेप्स होते थे अगर आपको याद हो तो। सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि अगर हम मान के चलते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता था डिफ्यूजन, एंड सेकेंड वन इज एड्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, एंड फोर्थ वन अगर हम बात करें तो दैट इज डिसॉर्प्शन, एंड अगेन फिफ्थ स्टेप इज डिफ्यूजन। तो इसका काम क्या होता है, कैटलिस्ट का एक साइट प्रोवाइड करना। दैट मीन्स कैटलिस्ट प्रोवाइड ए साइट टू अकर द केमिकल रिएक्शन। और इसके पीछे जो मेन रीजन है
वो है एक तो इसकी डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल के साथ साथ इसकी मैक्सिमम अगर हम बात करें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल होते हैं, और जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। और जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, उसमें ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत हेल्प करती है, जिससे कि वो वेरियस टाइप के क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं हम एज ए कैटालिस्ट। और ज़्यादातर आपको याद होगा, जैसे आपको आयरन हमने पहले भी यूज़ किया है, कौन सी प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस होती थी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2 gives 2NH3 that will be carried out in presence of a catalyst which is called iron। और साथ में एक प्रोमोटर यूज करते थे जिसको बोलते थे मोलिब्डेनियम। मोलिब्डेनियम इज यूज्ड एज ए प्रोमोटर, और आयरन क्या होता है, कैटलिस्ट। निकल की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है विच इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। जो वेजिटेबल ऑयल है उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, उनको यूज करते हैं। और जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है that is used in contact process for the formation of sulfuric acid. All these are the catalyst. Why? Due to the more number of unpaired electron and shows the variable oxidation state. These are the some characteristic properties which are shown by the ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट वन बताया था आपको, कलर्ड फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे कि आपको पता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जैसे अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर इंटरस्टिशियल अगर हम चेक करते हैं तो वो क्या होता है एक्चुअली में, जब हम एटम्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है जिसको हम एक्चुअली में वॉइड भी कहते हैं। वो एक्चुअली में इंटरस्टिशियल साइट होती है, और इस इंटरस्टिशियल साइट पर अगर कोई भी मॉलिक्यूल या एटम आएगा या आयन आएगा तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड लाइक स्टील। अगर हम स्टील की बात करें तो जो स्टील है उसमें क्या होता है, जो आयरन होता है उसको अगर कार्बन के साथ मिक्स कर दे तो दैट विल फॉर्म द स्टील। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे आपको जो एटम्स नजर आ रहे हैं ये किसके हैं, आयरन के हैं। लेकिन जो ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर एटम्स नजर आ रहे हैं वो किसके हैं, कार्बन के। तो जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, जो वैकेंट स्पेस है एटम्स के बीच में, उसमें वो फिट हो जाते हैं। और इसमें जो मेन इसकी हम यूज़ जो करते हैं किस लिए, जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको इन्हेंस करने के लिए करते हैं। जैसे कि आयरन सॉफ्ट होता है लेकिन स्टील थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम इसमें एक और चीज़ नोट करें, जो आयरन है वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन स्टील के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट वन इज़ द एलॉय फॉर्मेशन। अगर हम एलॉय फॉर्मेशन की बात करें, जो एलॉयज होते हैं ऑलरेडी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे, इसमें अगर हम देखते हैं तो जो इंटरस्टिशियल साइट है उस पे पार्टिकल जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन में भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यहाँ पर भी ट्रांजिशन एलिमेंट का इंपॉर्टेंट रोल कैसी है कि जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो ही कहाँ जा सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय, वाई, बिकॉज कॉपर एज वेल एज जिंक बोथ आर द बिलोंग टू द ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। दोनों उसी सीरीज से बिलोंग करते हैं। कॉपर में अगर हम जिंक को मिलाते हैं तो कॉपर और जिंक की जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इन दिस केस सम ऑफ द साइट्स ऑफ कॉपर आर रिप्लेस्ड बाय द जिंक। तो कुछ जो साइट होती हैं, जो लेटेस्ट साइट होती हैं, उसमें क्या करता है, जो कॉपर है उसकी जगह पर कौन आ जाता है, जिंक आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो ध्यान रखना है जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सेम रेडियाई के केस में जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो एलॉय फॉर्म होंगे। एलॉय फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ सेम रेडियाई, जैसे कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन। इसके अलावा जैसे हम 23 कैरेट गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में हम किसको मिक्स करते हैं, सिल्वर को करते हैं, या फिर अगर हम मान के चलें तो कॉपर को करते हैं, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। तो ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो दैट मीन्स जब भी आप ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट के वो देखोगे तो जो फॉर्मेशन होंगी वो एलॉय फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न आपके सामने है, क्योंकि उनकी रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज जिसको आप अच्छे से करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट हैं और एक्सरसाइज है उनको आपने ट्राई करना है।